Hello everyone, how are you today? I hope everybody is doing well. So आज मैंने एक सुबह बहुत अच्छा शेर पढ़ा। कोई शख्स अरसे से भटक रहा है, कोई शख्स अरसे से भटक रहा है, अपने ही खो जाने का इश्तिहार लिए। Isn't it beautiful? तो अगर आप भी ऐसे भूल भटक के भूले भटके हो, वो चक्रव्यूह में अटके हो कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट ले, एंड आपने मेरा पहले वाले वीडियोस देखे हैं, दैट व्हाई, हाउ and what are the opportunities if you select that particular subject. Maybe you are confused, and if you want to get the deep dive into the particular subjects, then I welcome you to this discussion. Today's discussion, what we are going to deal with is, like, I'll pick up 6A, which is risk management, and I'll try and give you the deep overview, like deep dive into this particular subject कि कैसे पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, कैसा ट्रेंड रह चुका है, राइट? पहले वाले डिस्कशन में हमने ये भी देखा कि 6 सब्जेक्ट्स है, मोर और लेस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या है। लेकिन ये अब डिटेल डिस्कशन। So I'm going to start the series. I'll pick up every each subject, these elective subject of our CA final, और उस पे I'll give you the deep dive into और पूरा डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। So आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। So क्या लगता है आपको, what do you mean by risk? रिस्क कहाँ है? hmm? Anyone tell me what is risk? Getting into arranged marriage is risky. Let me tell you, getting into love marriage is also risky, okay? राइट। तो रिस्क इज एवरीवेयर। वो इंटरनेट पे बड़ा अच्छा ये चल रहा था, चूज योर हार्ड। अगर आपको फिट होना है तो भी डिफिकल्ट है, अगर आपको फिट नहीं रहना तो भी डिफिकल्ट है। कैसे? अगर फिट रहना है तो यू हैव टू गेट अप अर्ली, फॉलो द जिम का रूटीन, एंड फॉलो योर फूड हैबिट्स, ट्रैक योर फूड हैबिट्स, एंड फॉलो एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, एक स्ट्रिक्ट रेजिम में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप फिट नहीं रहना चाहते तो आप वैसे ही रहोगे तो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। तो एवरीथिंग इज टफ, एवरीथिंग इज हार्ड। तो वैसे ही रिस्क इज एवरीवेयर, चैलेंजेस आर एवरीवेयर, यू नेम इट यू विल हैव इट, लाइक एनी बिजनेस, एनी बिजनेस, राइट? सारे बिजनेसेस रिस्की है सम और अदर वे। तो रिस्क मैनेजमेंट यही बताता है। अगर if I want to categorically speak about the wider terminologies about the risk, then here risk management is only talking about three things. Which are those three things? रिस्क क्या है, मतलब आई टेल यू कि कैसा है, बट कौन से रिस्क के बारे में बात करें? दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिस्क, दे आर टॉकिंग अबाउट योर ऑपरेशनल रिस्क, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट योर मार्केट रिस्क। ओके, तो ये टाइप के रिस्क मतलब प्रिडोमिनेंटली दे आर डीलिंग विद इट। ओके, बट उन्होंने क्या किया, ये चैप्टर 9 में डिवाइड करके रखा। कैसे डिवाइड करके रखा? अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि एट टाइम्स यू विल गेट लॉस्ट वेल रीडिंग आपके मॉड्यूल। अगर आप जब भी पढ़ोगे तो तुम आपको लगेगा यार, यहाँ से भी थोड़ा सा लिया है, वहां से भी थोड़ा सा लिया है, ये भी। आई नो इट इज लाइक दैट। देर इज नो नेक्सस बिटवीन द फर्स्ट थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग, बट दैट्स हाउ इट हैज बीन डिजाइन, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि रिस्क इट इज सच अ वाइडर टर्मिनोलॉजी, हम बहुत वाइडर टर्मिनोलॉजी है। हर एक बिजनेस के, हर एक रीजन के, हर एक इसके बहुत सारे ये डायनामिक नेचर है ये रिस्क का, राइट? तो उसको एक इसमें समेटना इज लिटिल चैलेंजिंग, एंड दैट्स वाई आपको वो डिस्कनेक्ट लगेगा मॉड्यूल पढ़ते पढ़ते कि यार ये बहुत जैक ऑफ ऑल हो गया है। तो वो है, राइट? सो वी हैव रेज्ड दीज कंसर्न्स टू बोर्ड ऑफ स्टडीज कि अच्छा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। जब तक वो उस पे कोई एक्शंस ले रहे या नहीं ले रहे, तब तक दिस इज व्हाट इट इज दैट वी हैव टू डू। और उसका एक ये भी होगा कि जल्दी जल्दी सीए पास हो जाओ, बोर्ड ऑफ स्टडीज पे आ जाओ और ये चेंज कर लो, राइट? सो बट अब तक जैसा है, इट इज व्हाट इट इज, लाइक वी कैन नॉट चेंज मच ऑफ इट, बट स्टिल we cannot sit idle and just accept what it is. So we have raised the issues and concerns regarding some disconnect, some कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से भी उठा के लेके आ गए और उसका कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। तो डोंट वरी, थिंग्स आर इन पाइपलाइन। सो फॉरगेट अबाउट दैट चैप्टर। अभी जो आपके पास है, आपके पास जो मॉड्यूल है, दैट इज लाइक बाइबल, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि रिस्क, दे आर डीलिंग विथ रिस्क
three types of risk predominantly, right? Market risk, ऑपरेशनल रिस्क एंड आपका फाइनेंशियल रिस्क. फिर फाइनेंशियल रिस्क में सारी चीजें आती है. फाइनेंशियल रिस्क में आपका लिक्विडिटी रिस्क आ रहा है, आपका क्रेडिट रिस्क आ रहा है, आपका एनीथिंग मतलब डिफॉल्ट अगर कुछ हो रहा है तो फाइनेंस रिलेटेड जो भी रिस्क है, राइट, तो वो फाइनेंशियल रिस्क में आ रहा है. ऑपरेशंस रिस्क में आपके बिजनेस रिस्क आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क आ रहे हैं, मार्केट रिस्क भी अंडरस्टैंड, राइट. तो मार्केट ये बड़ी डायनेमिक चीज है. जो पर्सन शेयर सेल कर रहा है उसको लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ, और जो खरीद रहा है एट द सेम टाइम उसको भी लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ, राइट. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके जो रिस्क एस्पेक्ट है वो रिस्क एस्पेक्ट कैसे कोई कंपनी पे इम्पैक्ट कर सकता है, राइट. तो वो मार्केट रिस्क के रिलेटेड भी देखेंगे. तो these are wider terminology. I don't want to break it like definition wise, but for our layman's language, for our understanding, these are the three major types of risk which they are trying to cover. For me, risk management, I feel it is simplistic way से सिर्फ 9 chapters है, काफी अच्छी तरीके से बांधा गया है. Like first 5 chapter and chapter number 8, it is interlinked. चैप्टर नंबर 8 ये इंटरलिंक्ड है फर्स्ट 5 चैप्टर से. देन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9, दे आर लिटिल डिफरेंट रादर, आई विल टेल यू. तो पहले 5 चैप्टर में उन्होंने क्या दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क दिया है, सोर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क दिया है, आपके रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है. अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट मतलब समझ में आ गया तो फिर आपका ये इवैल्यूएशन कैसे करोगे वो दिया है. एंड different types of risk models are given into the into chapter number 5. And ERM is nothing but your enterprise risk management. तो ये 5 chapters का summary समझ लो is ERM, right? तो they are interlinked. फिर 6th चैप्टर आपको बोला गया है कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट. क्रेडिट रिस्क क्या है. 7th बोला है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड रिस्क क्या है. और 9th बोला है आपको कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट क्या है. ओके, तो वन बाय वन विल सी कि क्या. लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड देन विल टेक इट अहेड. ऑल राइट. So introduction to risk. This is our chapter 1. Introduction to risk. तो क्या लर्निंग आउटकम्स है ये इंट्रोडक्शन टू रिस्क वाला चैप्टर पढ़ के. दे आर ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क. रिस्क एंड अनसर्टनिटी का डिस्टिंक्शन मतलब डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, डायनामिक नेचर ऑफ रिस्क क्या है, एंड देयर आर टाइप्स ऑफ रिस्क. जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, लिक्विडिटी. एक्सक्यूज मी. तो ये वाला चीज प्रिडोमिनेंटली ये वाला जो चैप्टर है ना, इट इज इनटू डेफिनेशन डेफिनेशन एंड डेफिनेशन. ऐसे ऐसे 315 ने कौन सा डेफिनेशन दिया है, फिर आपके OHSAS ने क्या डेफिनेशन दिया है, फिर आपके ऑडिट वाले ने क्या डेफिनेशन दिया है. तो रिस्क के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस. तो ये चैप्टर पर्टिकुलर ये चैप्टर आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक आधा सवाल तो आएगा ही आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, राइट. तो ये हमें देखना है कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर हमें MCQ के लिए ध्यान रखना है, राइट. तो आपको ना सबसे पहले मैं एक इंडेक्स बताती हूँ. एक्सक्यूज मी. I don't know if the index is there with me. Does the chapter linkages? Okay, fine. I don't think so. I have it with me, but there is something that you give me a second. Else, yep. चलिए मिल गया मुझे, राइट. सो आपने एक ऐसा ये बनाना है, इंडेक्स बनाना है. तो ये इंडेक्स में कैसा रहेगा कि मॉड्यूल नंबर क्या है, हेडिंग एंड सब हेडिंग क्या है, आपके सब पेजेस नंबर क्या है, आपके अगर कोई क्लास का मॉड्यूल है तो वो कैसा है, एंड आपका नोटबुक का कैसे रहेगा, राइट. तो ये इंट्रोडक्शन टू रिस्क है. तो जैसे जैसे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि देयर आर टेबल्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिस्क, IT रिस्क, ऑडिट रिस्क, ISO गाइडेंस,
रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है, पॉल हॉपकिंसन क्या बोल रहे हैं, ICAI 315 क्या बोल रहे हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या बोल रही है, बाजिल के रिलेटेड क्या रिस्क है। तो ये सारा प्रिडोमिनेंटली रिस्क मतलब क्या, वो बोल रहे हैं। फिर देन देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क की इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क कैसे कैसे है। फिर कोसो मतलब क्या है आपका, कंट्रोल स्कोर मतलब क्या रहता है, राइट। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लाइक वूका मतलब क्या है, सो वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्युइटी, राइट। तो ये वाली चीजें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में। सो चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क समझ में आ गई, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी समझ में आ गई, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि एग्जाम में दे आस्क यू अबाउट क्लासिफिकेशन एंड देन वी एंड अप राइटिंग कैटेगराइजेशन, राइट। तो वो अगर पूछते पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ या पिक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ इट, हम उसके बेनिफिट्स लिख के चले आते, राइट। सो क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट, कैटेगराइजेशन इज डिफरेंट, टाइप्स इज डिफरेंट। तो we got to be quite mindful when we are when we are writing the exam कि क्या पूछा गया है, क्लासिफिकेशन पूछा है, कैटेगराइजेशन पूछा है, तो क्या पूछा है, राइट। सो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पहले आपने देख लिया रिस्क क्या है, समझ में आ गया कि रिस्क के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हमने देख लिए, राइट। अब चैप्टर नंबर 2 आपको बता रहा है सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। तो सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मतलब क्या, कहाँ से आता है, जैसे हम बोलते हैं ना कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, राइट। तो ऐसा ही है कि रिस्क कहाँ से आती है, क्या सोर्सेस है वो रिस्क के। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सोर्सेस ऑफ रिस्क, हाउ टू आइडेंटिफाई दोज रिस्क। चलिए, तो ये लिंक हम लगाते ओके कि रिस्क के डेफिनेशन मतलब रिस्क क्या है वो समझ में आ गया, वो आइडेंटिफाई करना मतलब वो कहाँ से आ रहा है, सोर्सेस उनके पता चल गए कि ये जगह पर्टिकुलर जगह से हमें रिस्क आ सकता है, वो जगह से हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो समझ लिए। अब आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमें उसका पता चल गया वो क्या है वो चल गया, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना यार बहुत रिस्की है, राइट। कितना रिस्की है, बहुत रिस्की है, वी कैन नॉट जस्ट सिंपली से दैट ये बहुत रिस्की है। हाँ, ऐसे वेग टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर सकते, यू गॉट टू स्पीक इन 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 टर्म्स ऑफ कि अच्छा इतना इम्पैक्ट हो सकता है, आपके प्रॉफिट पे इतना इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर आपका आईटी इतना इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो क्वांटिफिकेशन विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ क्वांटिफिकेशन कि कितना, हाँ यू हैव टू टॉक इन नंबर्स, राइट। यू हैव टू टॉक इन एरिया में, कौन से एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क हम देखेंगे और उसके वेरियस मेथोडोलॉजीज देखेंगे, राइट। तो आप आर यू फॉलोइंग इट अप विथ मी। रिस्क क्या है, डेफिनेशन सारे देख लिए, उसके हमने सोर्सेस कहाँ कहाँ है वो देख लिए, उसके हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा आइडेंटिफिकेशन एंड कि कहाँ से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद अपने को पता चला कि हाँ यहाँ पे रिस्क है, फिर हमने मेजर किया कि कैसे, कितना, है ना, हाउ मच, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, तो वो कैसे अराइव करे वो, इसके वेरियस मेथोडोलॉजीज है। अब ये सब अब क्वांटिफाई करके आगे कि यार आपका बिजनेस 50% से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट। तो क्वांटिफाई कर लिया, तो मतलब क्या हुआ, बिजनेस पे प्रॉफिट कम हो गया, मतलब क्या इम्पैक्ट हो गया, राइट। तो इम्पैक्ट ऑफ योर बिजनेस रिस्क क्या है, कहाँ कहाँ पे आपके ये रिस्क का इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। फिर हम देखेंगे आइडेंटिटी एंड असेस द इम्पैक्ट अपॉन द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन अ बिजनेस रिस्क। ये जो स्टेक होल्डर्स है वो स्टेक होल्डर मैनेज करना इज ऑल्सो अ की एलिमेंट ऑफ इट। तो हमें वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स पे कितना जाएगा, आपके शेयर होल्डर्स पे कितना जाएगा, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस दिया है। अब इतना सब कुछ करने के लिए किसी पे तो बंदूक रखनी पड़ेगी, ब्लेम गेम तो होंगे कि नहीं आपने यू डिड नॉट डू इट वेल, या दिस टीम हैज मेजरली not followed the steps or something like that। तो सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट। कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं ना लैडर बनी हुई रहती है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ही इज आंसरेबल फॉर दिस, राइट। तो रोल ऑफ रिस्क मैनेजर और रिस्क कमिटी इन आइडेंटिफाइंग रिस्क, तो इनके डिफाइन कर चुके हैं कि रिस्क मैनेजर और रिस्क कमेटी के आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या है, कहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज गिवन इन दिस चैप्टर 2। प्रीटी सिंपल,
फर्स्ट वाले चैप्टर में रिस्क बताया, सेकंड वाले चैप्टर में आइडेंटिफिकेशन सोर्सेस, क्वांटिफिकेशन कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, इम्पैक्ट देख लिया और कौन जिम्मेदार है वो देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। तो ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द रिस्क सिनारियो टिल स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेक होल्डर को, ये इस सब चीजों को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो उसका प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है? कोई भी एक बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या ऑब्जेक्टिव? इट वांट्स टू बी बेटर, फास्टर, और आजकल के सिनारियो में इट नीड्स टू बी सस्टेनेबल, राइट? तो ये एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रह सकता है। तो कोई भी एक रिस्क मैनेजमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव या प्रोसेस रह सकते हैं विच नीड्स टू बी इन अलाइनमेंट विथ योर लार्जर पिक्चर। जो वो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स देते हैं ना कोई भी कंपनी के मेमोरेंडम में, हम देखते पढ़ते हैं, राइट? विजन, मिशन एंड दिस थिंग। तो वो वाले ऑब्जेक्टिव और रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, आर दे इन सिंक्रोनाइजेशन विथ ईच अदर? एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। कौन सा एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, आपको देखना है आपका कि आपके जो एम्प्लॉयज है वो कितना टाइम तक वर्क स्टेशन पे रुके हैं, राइट? कितने देर तक वो काम कर रहे हैं आपके, उनके पर्टिकुलर वर्क बेस में वो बैठे हैं, और कितना टाइम वो ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, मतलब टी ब्रेक और लंच ब्रेक और एनी अदर ब्रेक दैट दे आर टेकिंग। तो अगर आपको वो सब करना है, देखना है, तो आपने क्या किया ना, एक बड़ा सा अच्छा सा गैजेट क्रिएट कर लिया जिसमें वो थंब इम्प्रेशंस ले लिए, आपके रेटिना स्काई हो गया रहा, स्कैन होता है, एंड देन व्हेन एवर पंच इन पंच आउट, राइट? द कार्ड आप स्वाइप करते हो, प्लस आपका थंब स्वाइप करते हो, प्लस आपका रेटिना का एक्सेस थ्रू जाते हैं। रेटिना का तो इतना नहीं होता है, सिर्फ फिल्मों में होता है, आई बिलीव। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत बड़ा ऐसा क्या बोलते हैं, मैंने ये सब कुछ तामझाम कर लिया जस्ट टू टैप कि कितने कितने इसके लिए वो आ रहे या जा रहे, राइट? अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये किया, विद इन अ मंथ टाइम कोरोना आउटब्रेक हो गया एंड एवरीबडी वाज लाइक स्टेशन एट देयर होम। तो मतलब थंब इम्प्रेशन तो छोड़िए, आपको ही उनको लैपटॉप प्रोवाइड करना पड़ा, चेयर प्रोवाइड करनी पड़ी, आपके पेन ड्राइव, आई मीन इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करना पड़ा। तो आपने वो जो भी सिस्टम पे पैसा खर्च किया, इट वाज ऑल इन वेन, राइट? तो क्या हो गया, जैसे ही कोरोना आ गया, आपको आपकी ऑब्जेक्टिव्स चेंज करनी पड़ी। आपके माइलस्टोन या फिर आपका असेसमेंट चेंज करना पड़ा। तो आपने क्या किया, ये सारे खर्चे कर लिए। तो आपने आपके ऑब्जेक्टिव को और आपके रिस्क को अलाइन कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड अलाइनमेंट, राइट? तो इसका इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इतना रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इसलिए तो दिया है, राइट? एंड रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स, जैसे कोई भी बिजनेस मैनेजर के मैनेजमेंट स्टाइल्स रहते हैं, राइट? कोई पीपल ओरिएंटेड रहता है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। वैसे रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स क्या है, कैसे तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, उसके क्या क्या टेक्निक्स है, उसके क्या क्या मेथोडोलॉजीज है, क्या क्या प्रोसेस है। जैसे बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोग्राम, या फिर डीआरपी लाइक डिजास्टर्स रिकवरी प्रोग्राम, या फिर आपका आईटी रिलेटेड अगर कुछ शटडाउन हो गया या कुछ गुफ अप हो गया, आपके सिक्योरिटी, आपका एम्प्लॉय, देयर इज अ लॉट मोर मीनिंग टू वन वर्ड रिस्क। तो ये क्या करना है वो हमें देखना है। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। पहले चैप्टर ने रिस्क देखा, उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर पे क्या इम्पैक्ट है, बिजनेस रिस्क का कैसा इम्पैक्ट है, नंबर कैसा है, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखे। ये सब को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। फिर रिस्क मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट हमने टेक्निक्स चैप्टर 3 में देखे। अब चैप्टर नंबर 4 बोल रहा है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज। हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज मतलब क्या? जैसे मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रेटजी, ये जो मैंने कोरोना के जस्ट फ्यू सेकंड्स बिफोर अगो आई गिव यू दिस एग्जांपल, राइट? फिर इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लिंकेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ you having internal control and you having risk management या फिर assessment। तो internal control can be a subset of risk management के wider terminology में। समझ में आ रहा है? रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड्स टू रिस्क मैनेजमेंट।
अब रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आप ना यूबीएस या फिर ऐसे कोई भी क्रेडिट स्विस ले लिए, या फिर कोई भी ये इन्वेस्टमेंट इन आई मीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोग ये एग्जांपल्स देख रहे हैं, ओके? तो आप सोचिए दीज आई मीन दीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे आर वर्किंग इनटू मोर देन 158 कंट्रीज, ओके? तो कितना, और स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट आई मीन एंटिटीज क्रिएट होती है, राइट? तो स्पेशल एसपीवीज हम जिसको बोलते हैं कि कोई ब्रोकर डीलर के पर्पस के लिए है, या फिर कोई टैक्सेशन पर्पस के लिए, कोई पेरेंट चाइल्ड नोड के लिए एंटिटीज क्रिएट होती है, राइट? तो ये एंटिटीज, इंटर कंपनी एंटिटीज, दे टॉक टू ईच अदर, राइट? दे टेक गिव एंड टेक मनी फ्रॉम ईच अदर। तो रिस्क कल्चर और एटीट्यूड का मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हो रही है और आप कंसोलिडेट करने बैठे हो, फिर आपको पता चलता है यार एक एंटिटी से मुझे 10K का या फिर 1,000 डॉलर्स का मेरा जो ये है, ये फ्रॉम बी एंटिटी से दिख रहा है, लेकिन बी के बुक से ऑलरेडी दिख रहा है कि सेटल हो गया, तो रिकनसाइल नहीं हो रहा है। अब नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 1 बिलियन का बैलेंस शीट, विल यू ब्रेक योर हेड ऑन 1K का रिकंसिलिएशन कि नहीं हो रहा है, राइट? so there is which is called as materiality, कि is that material? कभी कभी बैच डिले होने के बावजूद, मतलब बैच डिले होते हैं, तो इसके वजह से भी आपको वो अभी नहीं दिख रहा है, या नेक्स्ट डे या फिर ये मंथ एंड होने के बाद वो रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपका रिकंसिलेशन बैठ जाएगा, राइट? तो विल यू ब्रेक योर हेड टू फाइंड आउट why there is a difference between entity A and entity B and it is not reconciling for 1K, right? So spending that much time could be hazardous, right? And इसके लिए risk culture and attitude to risk management ये decide होता है कि ठीक है 1K है ना, चलो ठीक है, you can just over the top transactions उसका एक ये मार दीजिए, नेक्स्ट इसमें रिवर्स कर लीजिए, राइट? तो ये कौन डिसाइड करता है कि ये जो कल्चर है, ये जो एटीट्यूड है, ये डिसाइड करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे कि रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड मतलब क्या है, राइट? फिर आता है इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग एंड स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंटीग्रेटेड मतलब ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, इसका रिस्क, उसका रिस्क, आईटी डिपार्टमेंट का रिस्क अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिस्क अलग, आपके अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो जो आपकी वर्कर है वहाँ का इनहेरेंट जो रिस्क है उसका रिपोर्टिंग है। तो इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग मतलब क्या, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें स्टेक होल्डर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे कोई भी एक ऑपरेशन स्टेक होल्डर के लिए आंसरेबल होता है, वैसे स्टेक होल्डर्स भी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, राइट? तो वो क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। फिर आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी, जैसे मैंने बोला कि फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, या अभी ये कोरोना का आउटब्रेक हो गया, तो आपके लिए कोई तो डिजास्टर रिकवरी प्लान चाहिए। इसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। हाँ, तो बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए आपको कोई तो प्लान लगेगा। फिर हमने ये सब कुछ देखा, जैसे रिस्क देखा, उसका असेसमेंट देखा, इम्पैक्ट देखा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, ये इसको मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं वो देखा, उसके टिप्स एंड टेक्निक्स देखे, एंड उसका प्लस एंड माइनस देखा। अब हम चैप्टर 5 में देखेंगे डिफरेंट रिस्क मॉडल्स। कुछ रिस्क मॉडल्स रहते हैं, राइट? कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? so after going through this chapter we will be able to understand what is var model. It is not war, it is var. so value at risk, कोई भी आपका जो मार्केट रिलेटेड रिस्क है तो उसका असेसमेंट जनरली वार मॉडल से होता है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या? तो कितना स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है, कितना फैट वी कैन मेंटेन, या फिर कितना मार्जिन ऑफ दिस थिंग, कुछ ऊपर नीचे हो गया, बेल कर्व में कुछ चेंजेस आ गए, तो हम कितना कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्टिंग। देन सिनारियो एनालिसिस, व्हाट इफ, हम लोग जो एक्सेल में लगाते हैं ना व्हाट इफ एनालिसिस, दिस सिनारियो एनालिसिस, ये सिनारियो में क्या करेंगे, या ये पर्टिकुलर सिनारियो में कैसा बिजनेस बिहेव करेगा, दिस इज कॉल्ड एज सिनारियो एनालिसिस फॉर अस। एंड कंट्री एंड सोवरियन रिस्क मॉडल्स एंड मैनेजमेंट, राइट? तो कंट्री एंड सोवरियन रिस्क मॉडल्स मतलब क्या? अगर आपको याद होगा, शायद यू वुड बी क्वाइट यंग एट इन
द ईयर 2008। तो 2008 में क्या हुआ ना, लेमन्स ब्रदर्स क्रैश हुआ, लेमन्स ब्रदर क्रैश यूएसए का, राइट। तो क्या हुआ, वो बबल फूट गया आपके इसका, एंड मेजर इकोनॉमी फॉल हो गई, यूएस की इकोनॉमी एकदम, बहुत सारे ले ऑफ हो गए, बहुत सारा इम्पैक्ट हो गया। मुझे कैसे पता, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ देयर, राइट। सो वी kind of just started our career, and I was there for legal and no, I was there for federal reporting in the New York. So I have seen all of that कि यार न्यूयॉर्क स्टेट का जिसमें कैसे ये फर्क पड़ता है, राइट। तो कोई भी कंट्री या फिर सॉवरिन, हम बोलते कि अगर मतलब आरबीआई डूब गई मतलब सब डूब गया, है ना, ऐसे एक कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं कि आरबीआई डूब गई तो सब डूब गया। तो सॉवरियन रिस्क मॉडल्स क्या क्या है, वो कैसे मैनेज करते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अपना वो तालिबान का ये इशू हुआ था, अफगानिस्तान एंड तालिबान के इशू हुए थे, राइट। तो ठीक है, इफ इट इज नॉट लाइक बिगर कंट्रीज टू लुक आफ्टर, बट देन उनका इम्पैक्ट तो आता है, इजंट इट। तो ये कंट्री रिस्क या सॉवरियन रिस्क मॉडल्स और उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है, रिस्क मॉडल्स का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे हम मैनेज करते हैं, ये सब हम ये रिस्क मॉडल्स में देखेंगे। So chapter 1 to 5, as I said, it is interlinked. Then we'll go to ERM. ERM क्या बोलता है कि कुछ नहीं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। हमने जो भी ये देखा ना इन चैप्टर 1 to 5, ये सब का जस्ट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में है, राइट। तो उसको वही बोलना है कि डेफिनेशन स्कोप ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, उसके कैसे कैसे अलाइनमेंट करने हैं, इम्प्लीमेंटिंग ईआरएम कैसे कर सकते हैं। कि आप देखिए जैसे उन्होंने बोला है कि डिटरमाइन योर रिस्क एपेटाइट, हाँ, फिर एस्टैब्लिश कीजिए, अंडरटेकिंग द कंट्रोल, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, मॉनिटर कीजिए। तो ईआरएम को वही बोलना है जो हम देखो सेम थिंग, असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, राइट। तो रिस्क असेसमेंट उसका मैनेज करिए और उसका कम्युनिकेशन करिए। फिर उन्होंने टेक्निक्स दिए हैं कि आईएसओ 31000 की क्या क्या टेक्निक्स है, बिल्डिंग ईआरएम, ये सब चीज़ें हाँ आपको रिस्क मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की, आप कितना रिस्क रिस्क एपेटाइट कितना, आप कितना मैच्योरली वो आपका बिजनेस ले सकता है, कितना सस्टेन कर सकता है कि आप रिस्क नाइव हो या फिर अवेयर हो या डिफाइंड हो या फिर वेल मैनेज्ड हो या एनेबल्ड हो, राइट। तो ये इसमें देख सीखेंगे। प्रोसेस ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट और इसका क्या क्या इंटरलिंक्ड है, स्टेक होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन बाय ईआरएम की स्टेक, अगर आपका परफेक्ट ईआरएम रहेगा तो ऑब्वियसली आपका स्टेक होल्डर का वैल्यू क्रिएशन बढ़ेगा, राइट। तो ये वर्क एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहेगा, ये सब चीजें हम ईआरएम में देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट 5 हो गया। लेट्स मूव टू द क्रेडिट रिस्क, सॉरी, हाँ, लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 6, क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क मतलब कोई भी इंसान को आपने अगर मतलब इंस्टीट्यूशन है अगर आप, और यू हैव गिवन अ लोन, or maybe you are acting as what you are acting as a आपने किसी के लिए सिक्योरिटी दे रखी है कि अगर ये डिफॉल्ट करता है तो मैं पे करूंगा, राइट। तो ये सब चीजों का है, एंड दैट पर्सन साइफन अवे योर फंड्स एंड नेवर रिटर्न्स बैक, मतलब पैसा लेके आपका, एग्जाम्पल्स, विजय माल्या आपका, सुब्रतो राय, नेक्स्ट इज आपका नीरव मोदी। क्या हो रहा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको पैसे दिए गए, आप पैसे लेके भाग गए, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क, इट इज अ क्रेडिट रिस्क फॉर मी, राइट। तो 2008 के बाद क्या हुआ ना, एक बाजिल मैनेजमेंट करके मैनेजमेंट रहती है, जैसे अलग अलग कमिटीज रहती है वैसे बाजिल कमिटी थी। बाजिल कमिटी क्या है? बाजिल कमिटी ये है कि एक स्विट्जरलैंड में एक टाउन का नाम है, इट इज कॉल्ड एज बाजिल, और वो कमिटी का नाम है बाजिल कमिटी। तो 2008 में बाजिल 2 था। इसका मतलब क्या कि आप सारे जो फंड्स है वो आप ऑफलोड नहीं कर सकते, राइट। आपको कुछ तो फंड्स लिक्विड रखने पड़ेंगे। हम्म तो वो कौन गवर्न करता है? तो ये बाजिल अकॉर्ड्स गवर्न करते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं बाजिल मैनेजमेंट, ऑलराइट।
तो हम लोग ये क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड हम ये सब देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बासिल मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क कैसे इवैल्यूएट करनी है, उसको मिटिगेट कैसे करनी है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या है टू मैनेज सच काइंड ऑफ रिस्क, एंड क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स देखेंगे। वो आपको कौन से आपके जो इसके रेटिंग्स रहते हैं, लाइक ट्रिपल ए रेटिंग, ए रेटिंग, -B, तो ये आपके स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स या फिर क्रिसिल, तो ये कौन है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। आप खुद से ही एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप खुद से भी क्रेडिट आपकी कितना क्रेडिट स्कोर है वो तो आप मतलब आपका वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस, हाँ, ये असेस होता है। तो आप खुद भी करते रहते हो इंटरनली और एक्सटर्नली भी आपका क्रेडिट स्कोरिंग आते रहता है, राइट। तो ये क्रेडिट स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर। तो दैट इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड। अच्छा, ये पर्टिकुलर इसमें आप बाजिल मैनेजमेंट के बहुत नज़दीक रहोगे। सी क्रेडिट रिस्क इन कैपिटल मार्केट कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये मेजरमेंट आप कैसे करोगे, तो देर आर डिफरेंट फॉर्मूली। तो एक सवाल हमेशा इसमें से आएगा आपके एग्जाम में कि आपको ये प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो आएंगे। फिर वी वुड लुक आफ्टर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कौन से, जैसे पर्सनल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन्स, तो एम पी बी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश क्रेडिट मतलब क्या, पैकेजिंग मतलब क्या, डिमांड लोन, प्रोजेक्ट लोन, माइक्रो लोन, नॉन आपकी बैंक गारंटी, LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये सब आपको यहाँ पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलेगा। Then we'll go to chapter number 7, risk associated with corporate governance. ये वही है जो आप सोच रहे हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आप ऑडिट में पढ़ चुके हैं, आपके FM में पढ़ चुके हैं, वो या फिर आपका लॉ में आपके जो भी है, तो ये रिस्क एसोसिएटेड विथ योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसके इवैल्यूएशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और आपके डिफरेंट गाइडलाइंस कौन से, OECD गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे दिया गया है। ये चैप्टर नंबर 6 में मैं एक बात बोलना भूल गई, आपको रेशो एनालिसिस भी आते हैं। ये हाँ वही जो आपने FM में की है कि डेट इक्विटी रेशो अगर 1 से ज्यादा है तो व्हाट डज दैट मीन। तो वो सारे रेशो एनालिसिस से भी आपका क्रेडिट वर्दीनेस समझ में आता है, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे वो समझ में आती है। तो ये थोड़ा सा चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 7 वीव सीन, ERM ऑलरेडी सीन, एंड 9th ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका टेक्निक्स क्या है। ऑपरेशन रिस्क मतलब आप देखिए साइरस मिस्त्री और टाटा का केस हुआ था, याद है आपको। तो साइरस मिस्त्री बोर्ड पे थे और टाटा हैड टू इंटरवीन, एंड वो बोर्ड पे आ गए और 3-4 महीने के बाद देन ही अपॉइंटेड हिज। सेम केस हैपेंड विथ आपके नारायण मूर्ति के केस में, राइट। So operation risk is predominantly regarding your processes, your procedures, the way you conduct your business and your employees. ऑपरेशंस समझ में आ रहा है आपको। ऑपरेशंस के रिलेटेड कोई भी अगर चीज इम्पैक्ट हुआ तो तो मतलब वो रिस्क ही हो जाएगा, और उसको बोलते हैं कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो हम ये कैसे ऑपरेशनल रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ये हमने देखना है, राइट। ये दिस इज व्हाट इट इज वी आर गोइंग टू डील विथ। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, एंड डीप डाइव कि हर चैप्टर को क्या क्या बोलना है। इट इज कॉल्ड एज मतलब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन रिस्क मैनेजमेंट। अभी रिस्क मैनेजमेंट में और क्या करना चाहिए, ये मॉड्यूल तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छा सा इंडेक्स प्रिपेयर करके रखोगे जहाँ पे आप लिंक कर पाओगे कि अच्छा ये यहाँ है। नहीं तो पता है क्या होगा, 4 घंटे दिए ना आपको, 40 घंटे भी दे दिए तो यू विल गेट लॉस्ट इन फ्लिपिंग द पेजेस कि कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है। तो मेरा मानना ये है कि जितना आप अदर सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंस ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दीजिए। जस्ट डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि हाँ ओपन बुक है, आई कैन जस्ट फिगर इट आउट हाउ टू राइट इट। नो, हाँ, ट्रीट दिस एज इफ योर ट्रम्प कार्ड। तो आप ये प्ले करके अच्छा प्रिपेयर करके यू कैन स्कोर 80+। एंड हाउ कैन यू डू दैट, बाय रीडिंग इट एवरी डे, प्रिपेयरिंग गुड good index,
सिर्फ इंडेक्स बनाने से काम नहीं होगा, है ना? वो इंडेक्स क्या बोल रहा है वो भी तो समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए। तो गेट योर कॉन्सेप्ट्स रियली रियली स्ट्रांग। तो आपको पता है, अच्छा, क्योंकि पता है इंडेक्स में क्या प्रॉब्लम है। कोई आंसर आपको फर्स्ट चैप्टर में भी दिखता है, कोई आंसर थर्ड चैप्टर में भी दिखता है, और कोई आंसर नाइन्थ चैप्टर में भी दिखता है। तो अगर आप वो इंटरलिंक नहीं कर पाए तो देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर फॉर यू। फिर फॉर कितना भी टाइम दे दो, कितना भी अच्छे इंडेक्स बना दो, कोई फायदा नहीं होगा, राइट? तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज द वन थिंग, रीडिंग इज द अनदर थिंग। थर्ड, न्यूज़पेपर पढ़िए, कौन से भी न्यूज़पेपर। आई वुड बी लाइंग इफ आई टेल यू आई एम रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स एंड आई नो एवरीथिंग एंड आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। नो, आई वुडंट, इवन इफ आफ्टर 15 years of corporate experience and prior to that I was a practicing chartered accountant, even though आज भी मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते, विच इज ऑल राइट, राइट? अब आपका लोकल न्यूज़पेपर पढ़िए, नेटिव लैंग्वेज का जो भी न्यूज़पेपर है वो पढ़िए। पता है क्यों? ये जैसे नीरव मोदी का केस हो गया, या फिर आपके विजय माल्या का केस हो गया, या फिर कैसे, ये सब तो पेपर में आता रहता है, राइट? और उसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपको आ जाएगा कि अच्छा ये रियल टाइम सिनारियो हो रहा है, ये ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट? तो इसके लिए आपको ये नेटिव न्यूज़पेपर पढ़ने इज द मस्ट। आपका एक्यूमेन और ज़्यादा लुकिंग आफ्टर दो सिनारियोज ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड दिस विल गिव यू द एज ओवर अदर्स बिकॉज यू विल बी एबल टू अप्लाई योर माइंड्स। कॉपी पेस्ट अभी एग्जाम नहीं आ रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग केस स्टडीज and then applying your knowledge, applying your mind, applying your intellect, applying your acumen, and then you'll have to write it। हाँ, तो सिर्फ ये पढ़ के नहीं होगा, उसको कैसे लिखते हैं वो भी देखना पड़ेगा। देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस केस स्टडीज डिफरेंट। हमारे पास 25 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। कौन से इंडस्ट्रीज? आपकी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, कंसल्टेंसी, कितने सारे इंडस्ट्री है, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के आप क्या पढ़िएगा? आप केस स्टडीज पढ़िए, रियल टाइम केस स्टडीज पढ़िए, और मैं धीरे धीरे आपको ये एक केस स्टडीज भी देती रहूंगी। देन यू रीड इट, एंड इफ यू प्रैक्टिस इट दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? तो इंडेक्स बना लिया, अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिया आपने, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, मॉक टेस्ट देख लिए, उनके आंसर्स देख लिए। मोर यू विल रीड, the better you will get at writing it. It is like our audit paper, हमें समझ सब आ रहा है, पता सब है, but while writing it we messed up। हम्म? तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जितना ज्यादा यू विल प्रैक्टिस अराउंड इट, जितना ज्यादा आप बात करोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये रहा रिस्क मैनेजमेंट का एकदम डीप डाइव, एंड हाउ टू स्कोर 80+। तो ये है 80+ का तरीका कि आप आपका मॉड्यूल कैरी करिए, आपके ये एमसीक्यूज का एक डिफरेंट सिनारियो कैरी करिए, कंसेप्ट बिल्डिंग करिए, आपके जो भी क्लासेस या मॉड्यूल्स के अच्छे से लिंकअप लगाइए, डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज पढ़िए। तो दिस कैन, यू नो, दे कॉल इट हाउ टू kind of score 80+ and 60+ and 70+। So I hope institute is not watching such kind of videos and they'll say अच्छा ऐसे 80+ करना है, okay fine, then you know it is like जब वो 9 अपने 26/11 का जो अटैक हुए थे, हम ही खुद दिखा रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमारी पुलिस है। तो वैसे ही हो गया कि अच्छा 80+ ऐसे ऐसे करो, अब इंस्टीट्यूट भी देखेंगे कि अच्छा ऐसे करेंगे, ओके नो। एंड द लाइटर नोट, this will definitely help you to पास, यू नो, विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड अच्छे से आप ले सकते हो, राइट? So that was my 2 cents about risk management। And then they say, wise is not who is always silent, wise is that person who knows when to be a silent person, right? So on that note, I want to keep mum and give you the time to read and to learn. So happy learning. If you have any questions, if you have any suggestions, if you want me to kind of touch base on particular aspect which you don't know, please feel free to get in touch with the addresses which is giving in the description, and then I'll see you on the other hand, right? Thank you so much. Have a great day. Bye.